नमस्कार। आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र 2 प्रयोजनमूलक हिंदी पर बात करेंगे। कल हमने प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य समझा था। मैं हरिराम भारती स्थानीय महाविद्यालय में हिंदी का सहायक आचार्य हूँ और आज आपसे प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में बातचीत करूँगा। विद्यार्थियों, भाषा का जो प्रयोग होता है और उस प्रयोग को केंद्र में रखकर जिस भाषा को बढ़ावा दिया जाता है वह प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाती है। हिंदी भाषा के इतिहास की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसका जन्म लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। तो ये केवल सामान्य बोलचाल की भाषा थी। उस समय जब इसका जन्म हुआ तब जो भाषाएं थी वो मुख्य जो साहित्य में जो काम आने वाली भाषाएं थी वो अपभ्रंश थी या प्राकृत थी और कुछ साहित्य संस्कृत में भी लिखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ और हिंदी एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित होती चली गई। हम देखते हैं कि हमारे आदिकाल का आरंभ भी 1000 ईस्वी के आसपास ही होता है। धीरे धीरे जनता जैसे धर्म, ज्योतिष, साहित्य आदि अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी भाषा का प्रयोग करती गई। उनके प्रयोजनमूलक विभिन्न नए रूप भी विकसित होते गए। हमने बात की थी कि भाषा का विकास उसके प्रयोग से होता है। जीवन में जैसे जैसे विशिष्टीकरण होता है, विभिन्न व्यवसायों का, विभिन्न क्रियाकलापों का, शासन प्रशासन का, जब विशिष्टीकृत वो हो जाते हैं तो उनकी एक नई भाषा विकसित होती है। उसी क्रम में हमारी हिंदी का भी विकास हुआ। यद्यपि ये शुरू में छोटे छोटे जो व्यवसाय थे उनमें ही विशेषीकृत थी, इसलिए उसका प्रयोग वैसा ही होता था। विज्ञान, तकनीक, पत्रकारिता जैसी चीज़ें बहुत बाद में भारत में आई। मध्यकाल में हिंदी के कई प्रयोजनमूलक रूप सामने आए। मध्यकाल का मतलब सूर, तुलसी, कबीर, उनका युग। उस समय प्रयोजनमूलक रूप और साथ में उस समय जो मुगल शासनकाल हमारे देश में था तो उसने कई प्रकार के राजस्व संबंधी, भू राजस्व संबंधी और प्रशासन संबंधी, सैन्य और अनेक जो परिवर्तन किए तो उनकी भाषा के नए प्रयोग शुरू हुए। उसके फलस्वरूप हिंदी का एक नया रूप सामने आया और उसमें अरबी, फारसी जैसे शब्दों की बहुलता होती चली गई। फिर अंग्रेजी शासन आया तो यूरोपीय संपर्क के कारण अब यूरोप की पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य विज्ञान, इसका संपर्क हमारे देश से होता है तो धीरे धीरे हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा भी काफ़ी बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तन होते हैं और आर्थिक परिवर्तन भी अंग्रेजों के द्वारा होता है और प्रशासन का ढांचा भी अंग्रेज पूरी तरह से बदल देते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों के शासनकाल में ही एक तो जर्नलिज्म या पत्रकारिता का विकास हुआ, प्रेस का आविष्कार हुआ और ये जो छापाखाना है ये भारत में आया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई, बैंक व्यवस्था का विकास हुआ। तो इस प्रकार हिंदी के प्रयोग अनेक क्षेत्रों में धीरे धीरे होने लगे। इसका फल ये हुआ कि हिंदी विकसित हुई और नया प्रयोजनमूलक रूप हिंदी का सामने आया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा के प्रयोग के क्षेत्र और बढ़े। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में
बहुत तेज़ गति से हिंदी के प्रयोजनमूलक रूपों का विकास हुआ और वह आज भी बढ़ रही है। जैसे आज तो चरम स्थिति है, आज तो इंटरनेट पर आप हिंदी पढ़ते हैं तो नए नए रूप उसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसका विकास यहाँ के लोग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, साइंस और हर क्षेत्र में, विधि, सभी क्षेत्रों में हिंदी का अनेक प्रयोजनमूलक रूप सामने है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये हुई है कि हिंदी का प्रयोग विदेशों में भी खूब बढ़ा है। भारत के अलावा दूसरे जो देश है कई, जैसे मॉरिशस है, सूरीनाम है, फिजी है, दक्षिण अफ्रीका है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी हिंदी ही भाषा बोली जाती है। ये अलग बात है कि वहाँ पर शैली, उसको लिखने की शैली उर्दू वाली है, लेकिन भाषा वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। इसी तरह इंग्लैंड, जो यहाँ से भारत से जो कई लोग NRI जो प्रवासी भारतीय है, वो इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ जाकर के हिंदी भाषा से अपना संपर्क बनाए हुए हैं, और साथ में वो हिंदी में वहाँ कई पत्र पत्रिकाएँ चलती है। तो इस तरह से हिंदी भाषा का विकास होता रहा है। तो अब हम बात करें कि आपको अगर परिभाषा के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से उसकी परिभाषा लिखेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी की। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रयोजनमूलक हिंदी हिंदी भाषा का वह विशेष रूप है जिसे हम व्यावसायिक, कार्यालयी, तकनीक, न्याय, उद्योग, विज्ञान आदि क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। प्रयोग से ही प्रयोजनमूलक शब्द बना है कि भाषा का प्रयोग जिन क्षेत्रों में किया जाता है और उससे जो भाषा का नया रूप विकसित होता है वह प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह आनंदमूलक हिंदी है। एक प्रयोजनमूलक हिंदी होती है और एक आनंदमूलक हिंदी होती है। आनंदमूलक जो हिंदी होती है वह साहित्यिक हिंदी है, क्योंकि ये रसवादी थे तो आनंद को प्रमुख मानते थे साहित्य में। तो आनंद व्यक्ति सापेक्ष होता है, साहित्य व्यक्ति लिखता है, और प्रयोजन समाज सापेक्ष होता है, और जो प्रयोजन के कारण जो भाषा यूज की जाती है उसका निर्माण समाज करता है। आनंद स्व केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। प्रयोजन समाज के लिए होता है और आनंद स्व के लिए होता है। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर होता है, साहित्यिक भाषा में और प्रयोजनमूलक भाषा में अंतर होता है। हम साहित्यिक भाषा में कविता, कहानी, उपन्यास आदि कई विधाएं पढ़ते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक जो भाषा होती है वह हम अखबार में पढ़ सकते हैं, वह दैनिक बातचीत में हम पढ़ सकते हैं, या विभिन्न जो विज्ञानों की किताबें हैं, शास्त्रों की किताबें, उनमें हम पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ी हमारी जो हिंदी भाषा है उसका जो वर्तमान स्वरूप है उस पर बातचीत करते हैं। तो हम देखते हैं कि भाषा का दो रूप में विकास हो रहा है। एक तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास हो रहा है, दूसरा राजभाषा के रूप में भी हो रहा है। तो भारत में अखिल भारतवर्षीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के एक स्वरूप के विकास का प्रयत्न प्रशासनिक तथा अन्य स्तरों पर हो रहा है, जिसकी ओर संकेत हमारे संविधान की 351वीं धारा में किया गया है। धारा 351 में कहा गया है कि एक हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे संपूर्ण भारत में उसका प्रसार हो, उसमें बातचीत हो। दूसरी चीज़, सरकारी व कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी का एक रूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफ़ी कुछ विकसित हुआ, और संविधान की 343वीं धारा में इसका संकेत किया गया। जब से हिंदी राजभाषा बनी अंग्रेजी के साथ, तब से हिंदी का एक नया रूप सामने आया जो कार्यालयी हिंदी कहलाती है। कार्यालयों में बोली जाने वाली हिंदी है वह कहलाती है। इसी तरह से प्रशासनिक हिंदी एक अलग हुई। कार्यालय भी विभिन्न क्षेत्रों में और स्तरों पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कचहरी एक कार्यालय है, बैंक कार्यालय है, प्रशासनिक स्तर पे कलेक्ट्री है, कमिश्नरेट है, तहसील है, परगने हैं, पटवार घर है। तो इन सब की अलग अलग भाषा, हिंदी भाषा अलग ही रूप उसका विकसित हुआ। उन सब की अपनी अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति है। बाबुओं की भाषा अलग होती है, पटवारियों की अलग होती है। इस तरह से बैंक कर्मियों की अलग भाषा होती है। कचहरी के अंदर आप जाइए, वकील वगैरह की, वहाँ अलग भाषा होती है। तो इस तरह से हिंदी जैसे जैसे राजभाषा बनी तो उसके कई प्रयोजनमूलक रूप सामने आते हैं। तो इन सभी रूपों को हम हिंदी के प्रयोजनमूलक परिवर्त या उपरूप कह सकते हैं। साहित्य और उसकी विभिन्न विधाओं, जैसे कि गद्य, पद्य आदि,
उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण और इसी तरह संगीत और उसके विभिन्न रूपों, कव्वाली, गज़ल, गाना, तराना, आभूषणों के जो बाज़ार होते हैं, सर्राफा बाज़ार या अन्य बाज़ार, कपड़े के बाज़ार है, तो उसमें और इसके यहाँ तक कि जो शेयर बाज़ार है, सट्टा बाज़ार जिसको कहते हैं, समाचार पत्रों, धातुओं के क्रय विक्रय की दुनिया और फिल्मों, चिकित्सा व्यवसाय, खेत खलिहान, विभिन्न शिल्पों और कलाओं, विभिन्न कसरत खेलों में प्रयुक्त हिंदी पूर्णतः एक नहीं है। आज जो हम हिंदी की एकता की बात करते हैं कि हिंदी भाषा का एक मानक रूप होना चाहिए, वह संभव नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोग के द्वारा वह विकसित हो रही है। हिंदी अनेक क्षेत्रों में बोली जा रही है, तो जब इन क्षेत्रों से जो लोग कुछ लिखते हैं तो उनकी भाषा में एक अंतर दिखाई देता है और उसका बड़ा स्वागत भी होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति कहानी लिखता है तो उसमें उस ग्रामीण जीवन की छाप उसमें होती है। कोई बैंक कर्मी अगर कहानी लिख रहा है तो बैंक की भाषा का प्रभाव उसकी भाषा पे आपको मिलेगा। इस तरह से ये होता है। स्त्रियाँ लिखती है तो घरेलू जो भाषा होती है वह आएगी। इसी तरह कोई आदिवासी, दलित वगैरह लिखते हैं तो उनकी भाषा में एक अलग ही प्रकार का रूप हम देखते हैं। अब हिंदी के प्रमुख प्रयोजनमूलक रूप कौन कौन से हैं? तो आज की स्थिति में हिंदी के प्रमुख प्रयोजनमूलक रूप 7 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बोलचाल की हिंदी, जो घरेलू बोलचाल है, आम बोलचाल की जो भाषा है, जो एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने पर जो संबोधन करता है, बातचीत करता है, वो भाषा। दूसरी व्यापारी हिंदी, ये व्यवहार में काम आने वाली भाषा है। जैसे अनाज मंडियों की भाषा, सर्राफा बाज़ार जो होते हैं जहाँ धातुएं बिकती है, सोना चांदी, उनकी भाषा। शेयर बाज़ार की भाषा, जैसे सट्टा बाज़ार भी कहते हैं। इसी तरह तीसरा जो रूप है हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप, वो कार्यालय हिंदी है। जो अलग अलग कार्यालय, जैसे मैंने बताया, कमिश्नरेट है, शिक्षा विभाग है के कार्यालय है, इसके अलावा बैंक कार्यालय है, इन सभी की अलग अलग अपनी एक भाषा होती है। पटवार घर की अलग भाषा मिलेगी, तहसील की अलग भाषा मिलेगी। तो इसका कार्यालयी रूप भी विकसित हुआ है। चौथा है शास्त्रीय हिंदी। शास्त्रीय जो शास्त्रों, विभिन्न जो शास्त्र हैं उनकी पारिभाषिक शब्दों की जिसमें बहुलता होती है। जैसे संगीत शास्त्र है, उसमें आरोह, अवरोह, सरगम, ऐसे जो शब्द होते हैं, मींड, इस तरह से अनेक ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन वो हिंदी का विकास कर रहे हैं। इसी तरह भाषा शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है या कानून है, जिसको विधि शास्त्र कहते हैं, वो भी हिंदी के प्रयोजनमूलक रूपों का विकास कर रहे हैं। इसके अलावा तकनीकी हिंदी के अंतर्गत इंजीनियरिंग है, बढ़ईगिरी है, लोहार का जो काम होता है उसकी अपनी एक हिंदी भाषा विकसित हो रही है। प्रेस है, फैक्ट्री है, मिल है, जैसे तेल की मिल है, कपड़ा मिल है, कई तरह की मिलें होती हैं। उनकी जो भाषा होती है वो उसमें एक उसमें जो तकनीक काम में आती है, उसमें जो मशीनें काम में आती है, उसके कारण से एक नई भाषा का विकास होता है। वो भी हिंदी का एक प्रयोजनमूलक रूप है। इसी तरह से बात हम करें समाजी हिंदी कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो विभिन्न आंदोलनों में भाग लेते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के लिए आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन हड़तालें करते हैं। तो ये जो राजनीतिक जो टाइप होता है हिंदी का, जो सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, वह भी हिंदी का ही एक प्रयोजनमूलक रूप है। इसी तरह बात करें हम साहित्यिक हिंदी का, तो साहित्यिक हिंदी से तो हम भली बातें परिचित है। ये इसमें कविता, कथा, नाटक, ये जो तमाम जो विधाएं होती है, संस्मरण, आत्मकथा, इन सब की हिंदी में भी अंतर होता है। इन सब विधाओं में जो अंतर है वो भाषा का अंतर हमें साफ दिखाई देता है। विचारों के साथ भाषा बदलती है, विचार भाषा को करप्ट करता है और भाषा विचारों को भी करप्ट करती है, यानी भ्रष्ट करती है। इस तरह से आपस में ये जो असामंजस्यपूर्ण जो विकास है वो चलता रहता है। विचार भाषा को विकसित करते हैं और भाषा विचारों को विकसित करती है। अब हम बात करें जैसे कि कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझें अगर कि कैसे इसका स्वरूप विकसित हो रहा है हिंदी का, तो जैसे अंग्रेजी में सेल, बेचना, जेल, कोशिका, अंग्रेजी में जो है सेल शब्द का अर्थ हिंदी में बेचना भी होता है और सेल शब्द का अर्थ हिंदी में जेल भी होता है।
इसी तरह से सेल को कोशिका भी कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, और कक्ष कोठरी भी कहते हैं, बैटरी को भी सेल कहते हैं। तो अंग्रेजी का एक शब्द है, उसका हिंदी ने अनेक रूपों में प्रयोग किया है। इसी तरह से अनेक जो शब्द है और भी, ये सारे शब्द सेल के लिए काम में लिए जाते हैं। हिंदी में सेल के लिए बने हुए शब्द हैं। अंग्रेजी का जो सेल शब्द है उससे अनेक शब्द हमारे यहाँ बन गए हैं। गोदाम को भी सेल कहते हैं। अलग अलग जहाँ जहाँ ये सेल शब्द काम में आया है तो वहाँ अलग अलग रूपों में उसके प्रयोग हुए हैं और एक प्रयोजनमूलक हिंदी बनी है। जैसे बिल होता है उसको भी सेल कहते हैं। कौन से स्थान पर कौन सा अर्थ चुनना चाहिए, इसके लिए भाषा के प्रयोजन को सीखना आवश्यक है। अब सेल शब्द का प्रयोग कहाँ, किन परिस्थितियों में कौन सा रूप उसका प्रयोग करें, इसके लिए जैसे अनुवाद हम करते हैं तो मान लो उसमें सेल शब्द आता है तो एक जो व्यापारी है उस सेल शब्द का अर्थ गोदाम लगाएगा। इसी तरह से जो वैज्ञानिक है वो सेल शब्द का अर्थ कोशिका लगाएगा। इसी तरह से कोई जेल अधिकारी है, जेलर है, तो उसका सेल शब्द का अर्थ जेल लगाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। हम हिंदी का प्रयोग आमतौर पर साहित्य रचने के लिए करते हैं, लेकिन आज का युग संप्रेषण का माना जाता है। जब हम भाषा की बिना अधूरे हो जाते हैं। आज संप्रेषण के लिए भाषा जरूरी है और भाषा को जानने के लिए उसके प्रयोजनमूलक रूपों को जानना भी अति आवश्यक है। बिना संप्रेषण के हम अधूरे हो जाते हैं। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। इस तरह से अभी हमने जैसे पढ़ा कि दफ्तरों, कारखानों सब में अलग अलग भाषा के रूप विकसित होते हैं। इसी तरह से बहुत से महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भाषा का कार्यात्मक रूप पढ़ाया जाता है ताकि पाठक एक और साहित्य की भावनाओं को समझे, उसी के साथ व्यवहार में भी दक्ष बना रहे। हम साहित्यिक भाषा तो सीख जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक भाषा यानी प्रयोजनमूलक भाषा का इस्तेमाल हम करना नहीं जानते हैं। इसके कारण से कई समस्याएं आती हैं। तो हमें जो उसका फंक्शनल रूप है, क्रियात्मक रूप है, या जो प्रयोजनमूलक रूप है किसी भी भाषा का, वो भी हमें जानना आवश्यक है। इस प्रयोजनमूलक रूप का ज्ञान देने का जो परंपरा है वो पहले अंग्रेजी में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में भी शुरू हो गई। ऐसा देखने में आया है। अब क्या उद्देश्य होता है, जैसे कि आपके जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका नाम ही प्रयोजनमूलक हिंदी रखा गया है, तो उसको पाठ्यक्रम में रखने का क्या उद्देश्य है, तो उसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा को वर्धिष्णु बनाना यानी विकसित बनाना, उसका अधिक फैलाव करना। हिंदी भाषा की उपयोगिता को बढ़ाना। जितनी भाषा उपयोग में ली जाएगी, प्रयोग में ली जाएगी, उतनी विकसित होगी, काम में आएगी, उपयोगी बनेगी वो। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्थापना करना। हिंदी को तकनीकी भाषा बनाना। हिंदी में ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना। हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करना। ये जो अंग्रेजी का वर्चस्व है इसको भी हिंदी चुनौती देने लगी है। हिंदी भाषा में अनुसंधान एवं विकास योजनाएं बनाना। रिसर्च आज हिंदी में हो रहे हैं और मॉडल हिंदी में बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, विकास मॉडल। भाषा प्रदूषण कम करना। भाषा का एक मानक रूप भी अनेक प्रयोग रूपों में बन रहा है। भाषा संस्कृति का निर्वाह करती है, संस्कृति का संरक्षण भी करती है। तो भाषा का प्रदूषण जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम भी भाषा करती है। हिंदी भाषा को व्यवहार में बनाए रखना। हिंदी को जनमानस की भाषा बनाना। जो जनमानस है, जो जन का जो मन है, जन मन है, वह क्या सोचता है, क्या समझता है, उसको हिंदी में प्रकट कर सके। इसीलिए प्रयोजनमूलक हिंदी में पढ़नी चाहिए। हिंदी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना भी प्रयोजनमूलक हिंदी का एक बड़ा उद्देश्य है। तो मित्रों, आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम आपके पाठ्यक्रम में जो अगला पाठ है पत्रकारिता, उस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं नए पाठ के साथ।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जो हम लोग आपके लिए पाठ्य सामग्री ला रहे हैं इसको भी थोड़ा पढ़ा करें। इसकी PDF हम आपको उपलब्ध कराते हैं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। अभी जब ये लॉकडाउन तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, तो इस स्थिति में काफ़ी आपको इनसे सहायता मिल सकती है।